गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आपके 2020-21 प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 21-22 के अमेंडमेंट पे चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, बहुत टाइम से बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर अमेंडमेंट की प्लेलिस्ट डाल दें सर, जिसमें सारे चैप्टर वाइज अमेंडमेंट हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरे अमेंडमेंट की हर चैप्टर वाइज सारी अमेंडमेंट की सारी शीट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हुए और आप लोगों को सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, टीडीएस और टीसीएस के पूरे लेक्चर देखना। उसमें तमाम छोटी छोटी जगह कोविड डेट के बहुत सारे करेक्शंस हैं, बहुत सारे नए सेक्शंस हैं। तो टीडीएस और टीसीएस जो बच्चों की दुखती नस होती है वो आप अलग से मेरे फुल लेंथ में डाल दूंगा यूट्यूब पे भी, और आप उसको भी चेक कर लेना। बाकी बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस और डिडक्शन, इन सब की मैं चैप्टर वाइज आपके सामने अमेंडमेंट की लिस्ट दूंगा। अमेंडमेंट के लेक्चर अलग अलग शूट करूंगा ताकि आप लोगों के सामने चैप्टर वाइज अमेंडमेंट भी आ जाए। बट लेट अस स्टार्ट अमेंडमेंट फॉर बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट, राइट। बेसिक कंसेप्ट में क्या अमेंडमेंट हुए हैं दोस्त, ये अपने को यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके साथ में चर्चा करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो बेसिक कंसेप्ट में कि हमको अभी असेसमेंट ईयर कौन सा लग रहा है, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा लग रहा है, व्हाट इज आवर प्रीवियस ईयर, व्हाट इज आवर असेसमेंट ईयर। दोस्तों, अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो अमेंडमेंट में आपका फाइनेंस एक्ट 2020 है। ये जो लग चुका है दोस्त, यहां पे फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या क्या चेंजेस दिए गए हैं जो आपको सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फाइनेंस एक्ट 20 मतलब प्रीवियस ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 2021-22 दोस्तों, करेक्ट। ये कौन सी एग्जाम में एप्लीकेबल रहेंगे, किस टाइप के एग्जाम में ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहेंगे? तो सबसे पहली बात, ये एप्लीकेबल रहेंगे आपके लिए अगर मैं सीए इंटर वालों की बात करता हूं तो उनके लिए मई 21, नवंबर 21। दोस्तों, एग्जाम कभी भी हो, क्योंकि अभी कोविड के कारण एग्जाम कभी भी आगे बढ़ सकती है, बट हमारी साइकिल में 21 नवंबर 21 के लिए एप्लीकेबल है। सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए जून 21 एंड दिसंबर 21। सीएमए इंटर वालों के लिए, उनके लिए भी जून 21 और दिसंबर 21। तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट जो कि प्रीवियस ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए लगते हैं। इसमें सीए इंटर मई नवंबर, एग्जीक्यूटिव सीएमए जून और दिसंबर। ओके दोस्त, क्या अमेंडमेंट हुए, क्या बेसिक बातों में अमेंडमेंट हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं दोस्त? इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपका फाइनेंस बिल लगता है 2020, फाइनेंस बिल 2020 में जो अमेंडमेंट किए गए, जो आपको मालूम है फरवरी 2020 में जब बजट आया और उन्होंने जो 2020-21 प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो अमेंडमेंट किए वो यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। आप जिस दिन एग्जाम देने बैठते हो उस समय कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है वो साल आपके लिए काम का होता है। कई बच्चों को ये बड़ा डाउट रहता है कि मेरे पे कौन सा असेसमेंट ईयर लगेगा। तो एक सीधा सा मेरा लॉजिक है, जब आप एग्जाम देने बैठते हो उस समय कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है वो असेसमेंट ईयर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आप मई 21 में एग्जाम देने बैठे हो तो 21-22 असेसमेंट ईयर, नवंबर 21 में देने बैठे हो तो 21-22 असेसमेंट ईयर, पर मई 22 में एग्जाम देने बैठे तो असेसमेंट ईयर 22-23 लग जाएगा। अमेंडमेंट कहाँ हुए? पहले तो जो बजट में डिक्लेयर किए गए फाइनेंस एक्ट 2020 में, फिर आपको मालूम है कोविड
का पदार्पण अपने देश में मार्च में बिल्कुल दस्तक दे दिया था और पीक पे आ गया था मार्च 2020 में। तो दोस्त वो जो मार्च 2020 में जो अमेंडमेंट आया उसके कारण कई ऑर्डिनेंस अचानक पास किए गए, तो वो ऑर्डिनेंस 2020 के भी कुछ अमेंडमेंट इसमें रहेंगे। कुछ ऐसे अमेंडमेंट है जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने पहले से ही डिक्लेयर कर रखे थे कि मैं प्रीवियस ईयर 2020-21 से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे। तो कुछ ओल्ड प्रोविजन एक्ट में पहले ही बोल दिया गया था कि वो 2020-21 में एप्लीकेबल होंगे। जैसे आपको याद हो बिजनेस प्रोफेशन में साइंटिफिक रिसर्च के लिए सेक्शन 35D में हम लोग कई जगह डोनेशन करते थे तो 175% मिलती थी रिडक्शन। अब बिजनेस प्रोफेशन में वो पहले ही बोल दिया गया था कि प्रीवियस ईयर 2020-21 से जो भी वेटेड एवरेज डिडक्शन 125, 150, 200 मिलती थी वो सब बंद होकर 100 पे आ जाएगी। तो वो प्रोविजन आज नहीं बोले, अभी के बजट में नहीं बोले, पहले के बजट में बोल दिए थे, जो कि प्रीवियस ईयर 20-21 असेसमेंट ईयर 21-22 में एप्लीकेबल हो गए। तो वहां पे बोलूंगा मैं ओल्ड फाइनेंस एक्ट में बोल दिया गया था जिसके प्रोविजन अब इम्पैक्ट में आ रहे हैं, नाउ उनके प्रोविजन अब इम्पैक्टफुल हो गए। तो दोस्त 3 तरह के अमेंडमेंट हमको पढ़ना है। एक जो बजट में फिनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर करे थे कि प्रीवियस ईयर 20-21 असेसमेंट ईयर 21-22 में ये नए चेंज है वो, फिर कोविड आने के बाद अचानक से बहुत सारे ऑर्डिनेंस पास किए गए और प्रीवियस ईयर 20-21, 21-22 में अमेंडमेंट पास किए गए। कई ओल्ड फाइनेंशियल एक्ट में पहले से ही बोल दिया गया था कि प्रीवियस ईयर 20-21 और 21-22 में ये प्रोविजन लागू होंगे। जैसे बिजनेस प्रोफेशन में मैंने बताया साइंटिफिक रिसर्च 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, जहाँ पहले वेटेड एवरेज डिडक्शन 150, 200, 2.25% मिलती थी, उन्होंने बोल दिया था कि प्रीवियस ईयर 20-21 में जाके अब आपको डिडक्शन 100% से ज़्यादा नहीं मिलेगी, राइट। तो ये अमेंडमेंट अपने लिए सबसे पहली बात है कि जो हमको पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या बोला गया है। सबसे पहला अमेंडमेंट आपके लिए जो आया है वो आया है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल असेसी, हालांकि पहले से चलता है एक इंडिविजुअल असेसी, आपको मालूम है 7 तरह के असेसी होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म जिसमें LLP भी इंक्लूड है, कंपनी, ये सब आपके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन 7 तरह के होते हैं। बट कोई इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट है, सेक्शन 87A की रिबेट की बात कर रहा हूं मैं। कोई व्यक्ति जो इंडिविजुअल है और वो रेसिडेंट है और उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, टैक्सेबल इनकम नॉट एक्सीड 5 लाख। ध्यान रखना ये प्रोविजन केवल रेसिडेंट व्यक्ति को ही लगता है, ये प्रोविजन उस व्यक्ति को लगता है जो इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए रिबेट बोल दी गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए रिबेट, उसकी जो टोटल इनकम पर जो टैक्स बनेगा, तो रिबेट मिलेगी उसको एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। तो यदि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति और उसकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं और वो रेसिडेंट है, तो ध्यान रखना उसको एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस की छूट मिल जाएगी। याद रखना ये सेक्शन केवल इंडिविजुअल को मिलेगा। इंडिविजुअल में भी अगर कोई नॉन रेसिडेंट हुआ तो उसको ये सेक्शन नहीं मिलेगा, उसको ये रिबेट नहीं मिलेगी। तो इफ द इंडिविजुअल इज नॉन रेसिडेंट देन दिस रिबेट वुड नॉट बी अवेलेबल। इफ द असेसी इज अदर देन इंडिविजुअल देन दिस रिबेट वुड नॉट बी एलिजिबल। सेक्शन 87A की रिबेट केवल इंडिविजुअल राम मोहन, श्याम, नरेश, दीपक, महेश, सुरेश, राजेश, अनिल, इन लोगों को मिलेगी और वो भी तब मिलेगी जब ये रेसिडेंट हो और इनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। तो इनके टैक्स जो भी बनता होगा उसमें से ये रिबेट माइनस होके और नेट टैक्स भरना पड़ेगा। इसीलिए कई जने बोलते हैं कि ऑल दो हम जानते हैं कि हमारे बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख की है,
पर अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक भी है तो भी उसको टैक्स नहीं लगेगा, बस शर्ते वो रेसिडेंट हो और उसकी रिबेट उसको मिलेगी एक्चुअल टैक्स, और एक्चुअल टैक्स पेबल जो बनता है वो और पारा 500 विच एवर इज लेस। तो सबसे पहली बात, मेरे सारे मित्रगण, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे स्टूडेंट सभी ध्यान से सुनेंगे कि आपको अगर 87A की रिबेट चाहिए तो 3 बातें होना जरूरी है। आप इंडिविजुअल होना चाहिए, आप रेसिडेंट होना चाहिए, और आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। तो आपके ऊपर जो भी टैक्स बनता है उस टैक्स में से आपको 87A की रिबेट मिलेगी, एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस की। पहली बात आप लोगों के लिए काम की कंप्लीट हुई, जो कि प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 में लगेगी। सेकेंड दोस्त, टैक्सेशन ऑन सेकेंड अमेंडमेंट की बात करूं दोस्त, मैं यहां पे सेकेंड बात करूं कि टैक्सेशन, यूं बोलूं, टैक्सेशन ऑन कंपनी। दोस्त, कंपनियों के ऊपर क्या टैक्स की रेट है? अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने कंपनियों के ऊपर टैक्सेशन की रिबेट के लिए उन्होंने बोला कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, पहले डोमेस्टिक कंपनी जो अमेंडमेंट आए, हम लोग केवल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको पूरे डिटेलिंग में पढ़ना हो तो मेरे फुल लेंथ लेक्चर, मेरे पूरे वीडियो लेक्चर आप बाय कर सकते हैं इजीली। आप इजीली उनमें सारे लेक्चर बेसिक से लेके एंड तक के सारे एक एक न्यूमेरिकल सहित बताए हैं, बट अभी हम लोग दोस्त केवल बात कर रहे हैं अमेंडमेंट की। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो उसके ऊपर टैक्स की रेट क्या होगी इनकम टैक्स में, प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 में। दोस्त, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो उसका टर्नओवर देखेंगे, और उसका टर्नओवर भी अभी नहीं देखेंगे। उसका टर्नओवर अगर प्रीवियस ईयर 2018-19 में अगर 400 करोड़ रुपए से कम का है, लेस देन 400 करोड़, लेस देन 400 करोड़, तो अभी उस कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगेगा मेरे दोस्त, एक मिनट, उस कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगेगा, उस कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगेगा दोस्त, वो लगेगा टैक्स रेट जो उस कंपनी के ऊपर होगी वो होगी 25%। आपको मालूम है कंपनी के ऊपर कोई स्लैब सिस्टम नहीं है, आपको मालूम है कंपनी के ऊपर फ्लैट टैक्स की रेट लगती है। तो प्रीवियस ईयर 18-19 के टर्नओवर से डिसाइड होगा कि अभी असेसमेंट ईयर 21-22 में क्या टैक्स लगेगा, और अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, या वो कंपनी 2018-19 में बनी ही नहीं थी, 19-20 से चालू हुई, मतलब अदर कंपनी, अच्छा सिर्फ 18-19 में ही ऐसा टर्नओवर की बात देखी जाएगी, 19-20 के टर्नओवर 20-21 के टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। 18-19 में आपका टर्नओवर 300 करोड़ है, उसके बाद कुछ भी हो आप 25% के दायरे में आ गए। 18-19 में अगर आपका टर्नओवर अगर 400 करोड़ से कम है तब आप 25% के दायरे में आ गए। और अदर कंपनी अगर मैं बात करूं, अन्य कंपनी की बात करूं तो 30%, मतलब सीधी बात है, अगर आपका टर्नओवर 18-19 में 400 करोड़ से ज्यादा का है, अब आपको 30% लगेगा। अगर आप 18-19 में बने ही नहीं थे और आप 19-20 से चालू हुए तो भी 30%। इसका मतलब बहुत क्लियर सी बात हो गई यहाँ पे कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो 2018-19 में चल रही थी, उसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम का था, तो उस कंपनी में आज प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 में भी टैक्स की रेट फ्लैट 25% लगेगी, अन्य दशाओं में 30% लगेगी। राइट, चेक कर लेना दोस्त। चले दोस्त, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत क्लियर हुआ। ये था अपने लिए डोमेस्टिक कंपनी के लिए। अब बात हुई कि दोस्त अगर कोई ऐसी कंपनी जो 2019 से 2023 के बीच में बनी हो, ऐसी कोई कंपनी, ऑप्शन फॉर डोमेस्टिक कंपनी, ये डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर जो टैक्सेशन की रेट दी गई थी उसमें एक डोमेस्टिक कंपनी को ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन फॉर डोमेस्टिक कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी है ना दोस्त, उनको ऑप्शन दिया गया जो नई कंपनी बनी है 2019 से 2023 के बीच में।
ये किन पे लग रहा है? 115 BAB सेक्शन है और ये उनको ऑप्शन दिया गया। न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हुई थी, न्यू डोमेस्टिक राइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 3 वर्ड बोल रहा हूं, DMC, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हुई है 1/10/2019 से राइट 31/3/2023 के बीच में अगर कोई नई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए दोस्त, और वो अगर 1/10/2019 से 31/3/2023 के बीच में रजिस्टर्ड हुई है तो उसको 15% ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए एक ऑप्शन दिया गया कि अगर कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे दोस्त। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑप्शन दिया गया कि अगर वो 1/10/2019 से 31/3/2023 के बीच में कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, हालांकि ये CA एंटर वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम का सेक्शन नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन में हम डील CA फाइनल में करते हैं, क्योंकि कंपनी का असेसमेंट CA फाइनल में आता है राइट। पर आप चूंकि कुछ CS वाले बच्चे भी हैं, कुछ CMA वाले बच्चे भी हैं, तो उनके लिए काम का है, तो उनको बोल दिया गया है कि 15% ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति 1/10/2019 से 31/3/2023 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग चालू करता है और वो डोमेस्टिक कंपनी है, तो उसको ऑप्शन है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पे आपका 15% टैक्स दे सकता है। अदर डोमेस्टिक कंपनी में 115 BAA पे, अदर डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, अदर डोमेस्टिक कंपनी को 22% टैक्स देना पड़ेगा, 22%। बट अगर कंपनी ने ये ऊपर वाले सेक्शन अपना लिए, एक बच्चे ने बोला अरे सर फिर ये तो बेकार ही हो गया, 25% कौन भरेगा, यही भरेंगे ना फिर हम तो, राइट सर वो 25% वाला तो रूल ही खत्म हो गया, सर 30% का तो काम ही खत्म हो गया। पर दोस्त दो बातें ये तब लगेंगे जब ये कंपनियां यहाँ पे स्टेब्लिश हुई है। ऐसा सरकार ने इसलिए करा क्या, ताकि देश में कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे, तो सरकार ने एक अपने इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट करने के लिए, टैक्सेशन के रिलैक्सेशन देने के लिए उनको 15% या 22% पिलाए। पर अगर आप इन सेक्शन को अपनाते हो, इफ ऑप्टेड अबोव टैक्स रेट, क्योंकि दोस्त ये तो कंपनियों के लिए ऑप्शनल है, अगर आप इनको अपनाते हो तो कंपनियों को कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट, कौन कौन सी नहीं मिलेगी, देन फॉलोइंग डिडक्शन नॉट अवेलेबल टू कंपनी। बताओ कौन सी डिडक्शन कंपनियों को नहीं मिलेगी, राइट, वो इनका एलिजिबल नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 10AA, आपको याद है 10AA क्या है? सेक्शन 10AA आपका सेक्शन होता है अगर आप कोई SEZ एरिया में यूनिट इस्टेब्लिश करते हो और वहां से अगर कोई माल एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट पर होने वाला प्रॉफिट अगले 15 साल तक एग्जम्प्ट होता है। शुरू के 5 साल तक 100%, अगले 5 साल तक 50%, अगले 5 साल तक 50%, और री इन्वेस्टमेंट SEZ डिपॉजिट फंड में पैसा जमा करा विच एवर इज लेस की छूट मिलती है। तो सेक्शन 10AA पे डिस्कशन होगा, सेक्शन 10AA की बात करूंगा मैं आपके साथ में। ये SEZ एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं और वहां से एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर डिडक्शन है। सेक्शन 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, सेक्शन 33AB राइट आपका सोशल रूरल डेवलपमेंट, सेक्शन 33ABA ये सब बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शन है। सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35CCC
राइट, सोशल नेटवर्किंग की और ATIA इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। ATIA टू ATRRB की डिडक्शन नहीं मिलेगी, केवल 2 डिडक्शन मिलेगी दोस्त, केवल 2 डिडक्शन मिलेगी, केवल 2 डिडक्शन मिलेगी, राइट। एक्सेप्ट मतलब ये 2 मिलेगी, ATJJAA ये मिलेगी और ATM मिलेगी, और ATM मिलेगी दोस्त। ये सब आपके फाइनल लेवल पर कंपनियों को डिडक्शन मिलने वाली बात होती है, ये उनको डिडक्शन मिलेगी, राइट। ये सेक्शंस, सीधी बात है, कंपनी पे अमेंडमेंट का सीधा सीधा बोलता हूं। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी और अगर उसका टर्नओवर अगर प्रीवियस ईयर 2018-19 में अगर 400 करोड़ से कम है तो उस कंपनियों के ऊपर आगे भी भविष्य में 25% फ्लैट टैक्स की रेट लगती रहेगी। आपको मालूम है कंपनियों पर फ्लैट लगता है, नो स्लैब सिस्टम। अगर अदर कंपनी तो 30%, पर अगर डोमेस्टिक कंपनी को एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी 1/10/2019 से 31/3/2023 के बीच में नहीं रजिस्टर्ड हुई है तो उनको ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कमाई हुई इनकम पर फ्लैट 15% टैक्स दे और चाहे तो ऊपर वाला सेक्शन अपना ले, ऊपर जो अपने 25 और 30 वाली बात कर ले। पर इसके लिए जरूरी है कि 1/10/2019 से 31/3/2023 के बीच में कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अदर कंपनी के लिए फ्लैट 22% की टैक्स की रेट है। पर अगर आप इन 15 और 22% की रेट में जाना चाहते हो तो फिर आपको तमाम डिडक्शनों से हाथ धोना पड़ेगा, तमाम सेक्शनों से हाथ धोना पड़ेगा, और कंपनियों को तमाम सेक्शन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जैसे सेक्शन 10AA, 32AD, 33AB, ये सब बिजनेस प्रोफेशन के हैं, सब बिजनेस प्रोफेशन के हैं। ATIA से ATRRB के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, केवल उनको ये डिडक्शन मिलेंगे, मतलब ये अवेलेबल है, दीज अवेलेबल। ये अगर आपने सेक्शन 115 BAB और BAA भी अपनाया तो ये अवेलेबल है, राइट दोस्तों। ये CA फाइनल, CS, CMA वालों को काम के हैं, CA इंटर वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि CA इंटर वालों को टैक्सेशन में इंडिविजुअल का असेसमेंट दिया गया है, कंपनी का असेसमेंट नहीं दिया गया है। ये लेक्चर मेरे उन व्यक्तियों के लिए काम भी आएंगे जो अभी अपने रिटर्न मई 21 में या असेसमेंट ईयर 21-22 में जो भरेंगे, उनको भी इसके नॉलेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट रहेगा। तो वो जो प्रैक्टिस में उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो टैक्सेशन के अमेंडमेंट जानना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बट नेचुरल जो स्टूडेंट है उनके लिए तो हम लेक्चर शूट करके उनको दे ही रहे हैं ताकि उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहे और वो लोग अपनी एग्जाम क्लियर कर पाए। चले दोस्त, ये था आपका अमेंडमेंट टैक्सेशन की रेट। ये मैंने अपने शॉर्ट की नोट्स बना रखे हैं और मैं उसी के हिसाब से आपको शॉर्ट की दे रहा हूं ताकि आपका समय बचे, टाइम बचे और हम की पॉइंट पर डिस्कशन कर पाए। तीसरा जो सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट की बातचीत है आपके लिए वो है दोस्त, अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो सरचार्ज की बात पे अमेंडमेंट हुआ है दोस्त। सरचार्ज आप लोगों को मालूम होगा कि सरचार्ज में क्या चीज़ बोली गई है। सबसे पहली बात तो आपको एक और अमेंडमेंट बता दूं, अदर सोर्सेस में पहले डिविडेंड एग्जाम था, अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। पहले डिविडेंड एग्जाम था, नाउ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, नाउ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी आर टैक्सेबल। पहले इंडियन कंपनी से मिला गया डिविडेंड एग्जम्प्ट होता था और फॉरेन कंपनी से मिला गया डिविडेंड टैक्सेबल होता था। अब सारे डिविडेंड जो मिले हुए हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी चाहे फॉरेन कंपनी से मिले, वो अदर सोर्सेस में रिसीवर के लिए टैक्सेबल होगा। अब दोस्त, सरचार्ज की पहले हम कहानी किससे करते हैं कि सरचार्ज ने क्या बोला है। हम जानते हैं सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज मतलब टैक्स पे टैक्स। पहले हम टैक्स निकाल लेंगे, चाहे स्लैब सिस्टम हो चाहे फ्लैट सिस्टम हो, हम पहले टैक्स निकाल लेंगे, फिर टैक्स पे टैक्स। ये सरचार्ज की कॉन्सेप्ट, अमीर आदमियों पर कुछ अतिरिक्त टैक्स लेने की बात आई। तो अभी अगर मैं बातचीत करूं कि ये सरचार्ज के अमेंडमेंट किस पे एप्लीकेबल चल रहे हैं और अपन किसकी बातचीत कर रहे हैं, मेनली सरचार्ज अमेंडमेंट ऑन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये इन पे बात कर रहा हूं। आपको कंपनियों पे, पार्टनरशिप फर्म पे अलग है। अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है,
अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख तक है तो सरचार्ज नो, नील। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर मतलब एबो 50 लाख बट अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ है 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक है तो आपके ऊपर सरचार्ज की रेट है 10%। अगर आपकी इनकम एबो 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज की रेट है 15%। और अब मेरे यारो अगर आपकी इनकम एबो 2 करोड़ है पर अप टू 5 करोड़ तक है तो 25%। इसे इनहेंस्ड सरचार्ज का नाम दिया गया है, इनहेंस सरचार्ज का नाम दिया गया है। अगर आपकी इनकम एबो 5 करोड़ है तो आपके ऊपर 37% सरचार्ज। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि आपके ऊपर सरचार्ज की रेट जो होगी वो इनहेंस सरचार्ज कब लगेगा? जब आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो। जब आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो तो अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ तक आपका 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37% आपका इनहेंस सरचार्ज लगेगा। अब दोस्त ये जो इनहेंस सरचार्ज है ये किस पे नहीं लगेगा? ये आपका इनहेंस सरचार्ज किस पे नहीं लगेगा? ध्यान देना दोस्त, इनहेंस्ड सरचार्ज is not applicable, enhanced surcharge is not applicable on short term capital gain सेक्शन 111A। याद करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स जिस पर एसटीटी पेड हो उस पर फ्लैट 15% से टैक्स लगता था। अगर आपकी टोटल इनकम में ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल है तो मेरे यार मेरे दोस्त इस पर इनहेंस सरचार्ज नहीं लगेगा। ऑन दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक ऑन 112 सेक्शन, अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो एसटीटी पेड है उसको बेचा है और वो 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर पर 10% टैक्स है, वो अगर आपकी इनकम में शामिल है तो उस पर भी इनहेंस सरचार्ज नहीं लगेगा। एंड ऑन डिविडेंड इनकम, एंड ऑन डिविडेंड इनकम दोस्त इन पर इनहेंस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा, इन पर इनहेंस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा। नो इनहेंस सरचार्ज, पक्की बात, डन। इन पे कोई इनहेंस सरचार्ज नहीं लगेगा। तो इनहेंस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनहेंस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब इन पर मैक्सिमम सरचार्ज, इन पर मैक्सिमम सरचार्ज, इन पर मैक्सिमम सरचार्ज 15% तक होगा। इससे ऊपर इन पर इनहेंस सरचार्ज नहीं लगेगा। चले दोस्त हम इसके काफी एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। इनके इलस्ट्रेशन 1, सपोज करो दोस्त कि मेरी बिजनेस की इनकम की बात करता हूं। एग्जाम्पल 1, सपोज करो मेरी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है 25 लाख, मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अनुसार इनकम है 10 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A की इनकम है मान लो 5 लाख और डिविडेंड इनकम है मेरी 3 लाख। चेक कर लें दोस्त, टोटल मेरी इनकम है 43 लाख। नो सरचार्ज, सीधी सी बात, पहला एग्जांपल, नो सरचार्ज, कोई सरचार्ज नहीं। इलस्ट्रेशन 2, मेरी बिजनेस की इनकम है सपोज करो 55 लाख, मेरी डिविडेंड की इनकम है सपोज करो 10 लाख, मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A की मान लो 15 लाख। दोस्त मेरी इनकम हो गई 80 लाख। इस पूरे 80 लाख पर सरचार्ज लगेगा 10%, पूरे 80 लाख पर।
इलस्ट्रेशन 3 देखना, राज निकलते जाएंगे। मेरी बिजनेस की इनकम यहाँ पे 125 लाख, 1 करोड़ से ऊपर चला गया, 125 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 10 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 15 लाख, टोटल 1 करोड़ 50 लाख। सरचार्ज 15%, पूरे पे 15%। पूरे पे 15%। अब आएगा मजा। अब एग्जाम्पल में एक पेन का कलर चेंज। शुरू के 3 एग्जाम्पल देख लो, इनमें तो कोई परेशानी आई नहीं होगी आपको। शुरू के 3 एग्जाम्पल में तो कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए। अब मेरे यारों, अब आएगा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला गया है? मान लो मेरी बिजनेस की इनकम है, सपोज करो 4 करोड़। मेरी डिविडेंड इनकम है 50 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20 लाख। 4.70 करोड़। अब चूंकि ये बिजनेस इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, इसके ऊपर मेरा इनहेंस सरचार्ज लगेगा 25%। पर ये इन पे मैक्सिमम मेरा सरचार्ज जो लगेगा वो 15%। इससे ऊपर लगेगा ही, इससे ऊपर लगेगा ही नहीं। चूंकि मैं 1 करोड़ से ऊपर निकल चुका हूं, 15% के दायरे में तो हुई, पर डिविडेंड इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन पर मैं 15 से ज़्यादा लगाऊंगा ही नहीं। यहाँ इंपॉर्टेंट है इन पे सरचार्ज की रेट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, चेक कर लो आप। एक और इसी का भाई एग्जाम्पल, एक और इसी का भाई ले रहा हूं। बिजनेस इनकम 8 करोड़, डिविडेंड इनकम 60 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सेक्शन है ना, 15 लाख। 8.85 करोड़। बोले इस पर 37% इनहेंस सरचार्ज, इनहेंस सरचार्ज इस पर 15%, 15%। सबसे खास एग्जाम्पल, ध्यान देना दोस्त, इलस्ट्रेशन 6। बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम बहुत ध्यान से देखना, 1.5 करोड़। डिविडेंड इनकम आपकी ले ली मैंने 40 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ध्यान देना, ये ले ली मैंने 30 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये मैंने ले ली 10 लाख। टोटल इनकम हो गई 2 करोड़ 30 लाख। अब दोस्त चक्कर ये है कि 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक अगर नॉर्मल होता तो मेरा सरचार्ज लगता 15%, और 2 करोड़ से ऊपर चला गया तो मेरा सरचार्ज 25% हो जाता है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, 50 लाख तक नो सरचार्ज, 50 लाख से ऊपर जाओ, अच्छा टोटल इनकम की बात करें 1 करोड़ तक तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ से ऊपर पे 37%।
बट दोस्त इसमें ये भी इनकम शामिल है। अब मेरी इंडिविजुअल बिजनेस की इनकम तो 2 करोड़ से कम है, मतलब मैं यूं देखूं तो इस पे 15% पे आता हूं, पर ओवरऑल मेरी इनकम 2.5 करोड़ निकल गई, 2.3 निकल गई 2 करोड़ से ऊपर, तो क्या मैं इस पे 25% लगाऊंगा? इन पे तो मेरा हर हालत में 15% लग रहा है। तो बिजनेस प्रोफेशन वाले ने बोला कि सर मैं ये जो 2 करोड़ की रेंज जम कर पाया हूं वो इन तीनों के कारण जम कर पाया हूं, और ये इनकम मेरी रूटीन थोड़ी होगी। इनकम टैक्स में सरचार्ज के लिए रूटीन इनकम बोला गया है। तो डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स के लिए आपकी रूटीन ने इसको नहीं माना गया है। तो इन पे तो 15% 15 ओके, पर उसको ऑब्जेक्शन हुआ इससे, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरी ये इनकम इंडिविजुअली 1.5 करोड़ ही, और इनके कारण मैं 2 करोड़ से ऊपर चला गया। डिविडेंड अदर इनकम के कारण मैं 2 करोड़ से ऊपर चला गया। तो असेसी ने इनकम टैक्स में रिक्वेस्ट करी, साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, गलत कर रहे हो साहब, ये गलत कर रहे हो, मैं नहीं मानूंगा साहब। मेरी इंडिविजुअल इनकम तो ये है, ये मेरी रूटीन इनकम थोड़ी है। तो आप इसके कारण मैं 2 करोड़ से ऊपर चला गया और मेरी सरचार्ज 25% पे आ गया। नहीं सर, इनकम टैक्स वाले ने बोला ओके, इट्स ओके। अगर तुम्हारी अदर इनकम, डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स को छोड़कर तुम्हारे बाकी की इनकम 2 करोड़ से कम है, तो हम तुम पर इनहेंस सरचार्ज नहीं लेंगे, और 15% को ओके कर दिया। तो ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर आपकी इन तीनों इनकम के अलावा बाकी की इनकम 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही है, तो आपके ऊपर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। 15% से ज़्यादा आपके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है दोस्त कि इनहेंस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। 2 मुख्य बातें ध्यान रखना, इनहेंस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स अंडर सेक्शन 112A एंड डिविडेंड इनकम। इन पर मैक्सिमम टैक्स की रेट आपकी 15% लगेगी सरचार्ज की। आपको फिर याद दिला दूं, डिविडेंड इनकम इस साल से टैक्सेबल हो गया है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। शेयर होल्डर के लिए जो पहले एग्जम था वो अब शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो गया है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आप लोगों के लिए। चलें दोस्त, अब आ रहा है मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जो कि बच्चों की दुखती न से, जो बच्चे बार बार एक ही लाइन बोल रहे हैं, सेक्शन 115 BAC ये क्या है सर? फिल्म आई थी सौदागर, ये इलू इलू क्या है? इलू का मतलब मालूम है दोस्त। यहां पे 115 BAC सेक्शन लाकर इनकम टैक्स में एक जबरदस्त परिवर्तन किया, गारंटेड। इसके बारे में आपको एग्जाम में आएगा, पूछेगा, क्वेश्चनों के नीचे देगा सेक्शन 115 BAC लग रहा है कि नहीं लग रहा है। असेसी ऑप्ट सेक्शन 115 BAC ये क्यों लेकर आए कंसेप्ट? ये सेक्शन, पहली बात तो इट एप्लीकेबल टू ओनली इंडिविजुअल एंड HUF। दोस्तों किसी और असेसी को इससे कोई मतलब नहीं है। ये सेक्शन इंडिविजुअल और HUF को है, और ये एक ऑप्शनल सेक्शन है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ऑप्शनल है, इट इज नॉट कंपल्सरी। ये एक टैक्स की रेट को रिलैक्स करता है, टैक्स रेट को रिलैक्स करता है और कम करता है, रिड्यूस करता है। बट इस सेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपको टैक्स की रेट कम हो गई। बहुत टाइम से हर असेसमेंट ईयर के समय, हर बजट के समय एक ही डिमांड आती है लोग बागों की, क्या आना चाहिए इनकम टैक्स में अमेंडमेंट। तो हर पब्लिक, हर व्यक्ति जो प्रैक्टिकल है वो बोलता है बेसिक एग्जम्पशन
2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। अपने फिनेंस मिनिस्टर ने सोचा कि अगर मैं बेसिक एग्जम्पशन को 2.5 लाख से 5 लाख में ले आऊंगी तो बहुत सारे व्यक्ति टैक्स की रेट से बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे व्यक्तियों को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। इससे देश कैसे चलेगा? हर बार न्यूज आती है, अब की बार तो एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख, अब की बार तो एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख, होता कुछ नहीं है, वहीं 2.5 लाख रह जाती है। पर 2020-21 में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 21-22 फाइनेंस एक्ट 2020 में निर्मला सीतारमन जी ने एक जबरदस्त अमेंडमेंट फॉरेन के टैक्सेशन को इंडिया में डंप करके किया, सेक्शन 115 BAC लाकर। यह सेक्शन उन व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल अच्छा है, उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादा डिडक्शन नहीं लेते, जिनको सैलरी की इनकम नहीं है, क्योंकि सैलरी की इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर इस सेक्शन को अपनाए तो वो नहीं मिलेगा। ये सेक्शन उन व्यक्तियों के लिए अच्छा है जो ज्यादा डिडक्शन में नहीं पड़ते हैं, जिनको ज्यादा डिडक्शन नहीं होती है, जो सीधे सीधे इनकम कमाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, टैक्स भर के आना चाहते हैं, पर वो बोलते हैं हम पे ज्यादा टैक्स मत लो, कुछ हमें रिलैक्स दो। तो निर्मला सीतारमन जी ने फॉरेन टैक्सेशन को डंप करके 115 BAC लेकर आए, जिनमें उन व्यक्तियों को जो डिडक्शन नहीं लेना चाहते हैं, जो चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं लेना चाहते हैं, जो सैलरी एड के अंदर की बहुत सारी डिडक्शन नहीं लाते हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को ऑप्शन दे दिया, तुम चाहो तो डिडक्शन मत लो और 115 BAC अपनाओ, और 115 BAC अपना के तुम टैक्स रिलैक्स रेट से, कम रेट से तुम टैक्स भरो। दोस्त, इसमें बहुत सारी मेजर डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगी, मेजर डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगी, मतलब नॉट अवेलेबल। मतलब अगर आपने इस सेक्शन को अपनाया तो आपको बहुत सारी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। यह सेक्शन अप्लीकेबल है केवल इंडिविजुअल और HUF को, और किसी के ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी का एक और अच्छा, कंपनियों के ऊपर ये पहले से अमेंडमेंट आया हुआ था, कंपनियों के लिए एक अलग सेक्शन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेक्शन 115 BAD है, वो अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी ऐसा अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम आई थी, इसको हम एक अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम बोल सकते हैं। कोऑपरेटिव कंपनियों के लिए तो थी पहले से अलग से, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेक्शन 115 BAD अपनाया है, लेकिन इंडिविजुअल और HUF के लिए सेक्शन 115 BAC को अपनाया गया है। दोस्त, आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो आप 115 BAC को अपना लो, 115 BAC, और या नॉट 115 BAC। मतलब नॉट 115 BAC मतलब ओल्ड प्रोविजन, मतलब ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन। 115 BAC को अपनाना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अब किसके लिए ऑप्शनल है भाई? अगर आपकी अदर देन सैलरी इनकम है, अगर आपकी अदर देन सैलरी इनकम है, सॉरी अदर देन बिजनेस इनकम, अदर देन बिजनेस इनकम है, अदर देन बिजनेस इनकम है, तो आप एवरी ईयर रिटर्न भरते समय, एवरी ईयर assessee can opt any of scheme, आप हर साल चेंज कर सकते हो। एवरी ईयर चेंज पॉसिबल, मतलब आपने एक साल आपने 115 BAC में भरा, अगले साल 115 BAC से हट के रेगुलर पे आ गए। इफ योर इनकम इज अदर देन बिजनेस इनकम, अगर आपकी इनकम बिजनेस इनकम के अलावा है, बिजनेस की इनकम नहीं है, तो असेसी एवरी ईयर रिटर्न भरते समय अपना सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर सकता है। रिटर्न फॉर्म भरने के पहले उसको बताना पड़ेगा कौन सा सेक्शन अपना रहा है। पर अगर आपकी बिजनेस की इनकम है मेरे दोस्त, अगर आपकी बिजनेस की इनकम है मेरे यार, अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, बट इफ असेसी हैव बिजनेस इनकम,
बिजनेस इनकम। तो मेरे दोस्त, एक बार उसने अगर 115 बीएससी अपना लिया तो वो कंटिन्यूसली हर असेसमेंट ईयर में अपनाएगा। वंस एडॉप्टेड 115 बीएससी, it would automatically applicable to all subsequent year, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आपने एक बार अगर 115 बीएससी में कदम ले लिया, ऑप्ट कर लिया, तो वो आपका हर साल अपनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गया। क्या कभी जीवन भर इससे बाहर नहीं आ सकते हैं? एक बार बाहर आ सकते हो बस, वंस केवल इससे बाहर, राइट, आउट ऑफ 115 बीएससी ओनली वंस इन ए लाइफ, केवल एक बार बाहर आ सकते हो, उसके बाद नहीं आ सकते। इसका मतलब जनरली अगर आपने 115 बीएससी अपना लिया तो हर साल आपको ऑप्शन नहीं देंगे और ऑटोमेटिकली इट वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द ईयर। हाँ, तब आप हट सकते हो, या तो आपकी बिजनेस की इनकम ही बंद हो गई हो तो फिर आप हट सकते हो, या फिर आप एक बार इससे हट सकते हो। लेकिन एक बार हट गए फिर अंदर चले गए तो फिर कभी बाहर आ ही नहीं सकते हो जब तक बिजनेस की इनकम है। तो बिजनेस असेसी संभल के सेक्शन 115 बीएससी को अपनाना, एक बार अपना लिया तो हमेशा अपनाते रहोगे, एक बार चांस देंगे बाहर आने का। पर आप एक बार बाहर आ गए फिर अंदर चले गए, फिर तो बाहर आ ही नहीं सकते। आप कौन सा सेक्शन अपनाओगे, इसके लिए आपको असेसी कौन सा सेक्शन अपनाएगा? असेसी विच सेक्शन ऑप्टेड, इसकी इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन should be given to assessing officer, इनकम टैक्स ऑफिसर को, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। आप कौन से सेक्शन को अपनाओगे, इसकी इंफॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स की ड्यू डेट के पहले, रिटर्न की ड्यू डेट के पहले असेसिंग ऑफिसर को देना पड़ेगी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, इसका मतलब यह है कि असेसी कौन से सेक्शन को अपना रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन रिटर्न भरने के पहले आपको असेसिंग ऑफिसर को प्रिस्क्राइब फॉर्म में देनी पड़ेगी। आपको एक बार फिर याद दिला दूं, एक बड़ा अमेंडमेंट, रिटर्न फाइलिंग की डेट, ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग, और इसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ है जो रिटर्न फाइलिंग का अमेंडमेंट के उसमें है। नॉन ऑडिटेड असेसी है तो उसके लिए 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, और ऑडिटेड असेसी प्लस पार्टनर हुज फर्म इज ऑडिटेड। अच्छा, इसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ है, पहले यहाँ वर्किंग पार्टनर था और यहाँ पे अब ऑल पार्टनर हो गए, ये बड़ा अमेंडमेंट है। पहले यहाँ पे वर्ड वर्किंग पार्टनर था, अब यहाँ पे ऑल पार्टनर हो गए, राइट। ऐसी फर्म जिसकी ऑडिट होती है और या फिर कोई ऑडिटेड असेसी, राइट, उसकी दशा में रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट हो गई है वो हो गई है 31 अक्टूबर। याद रखना, ऑडिट की डेट है 30 सितंबर, लेकिन ऑडिट के बाद 1 महीने का टाइम दिया गया है रिटर्न भरने का। ऑडिट की डेट 30 सितंबर ही है, बट ऑडिटेड असेसी को ऑडिट करवाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 1 महीने का और समय दिया गया है। और याद करो दोस्त, एक ट्रांसफर प्राइसिंग, राइट, वाले असेसी के लिए जो सेक्शन 92E में होते हैं उनके लिए वही 30 नवंबर है। तो दोस्त, ये वो ड्यू डेट है जो रिटर्न भरने की, रिटर्न फाइलिंग की रहती है।
आपको अगर कौन सा सेक्शन अपनाना है वो आपको रिटर्न भरने के पहले असेसिंग ऑफिसर को प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको सबमिट करना पड़ेगा। नॉन ऑडिटेड को 31 जुलाई, ऑडिटेड के लिए 31 अक्टूबर। अगर कोई असेसी के अदर देन बिजनेस इनकम है तो एवरी ईयर वो सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट करना या ना करना के ऑप्शन को अपना सकता, क्लिक करेगा और रिटर्न भर देगा। पर अगर असेसी है विद बिजनेस इनकम और वंस उसने अगर 115 बीएससी अपना लिया तो फिर वो कंटिन्यूसली आगे के सालों में भी अपनाई जाएगी। जनरली उसमें बदलाव नहीं होगा, पर एक बार उस स्कीम से बाहर आने की आपको एलिजिबिलिटी दी जाएगी। अब दोस्त अपने पास फिर बात आती है कि हम 115 बीएससी अपनाएं या नहीं अपनाएं। अगर हम 115 बीएससी अपनाते हैं, अप्लाई, एप्लीकेबल, ऑप्ट जिसको हम बात करें तो क्या होगा, और 115 बीएससी नॉट ऑप्टेड तो फिर रेगुलर टैक्सेशन स्कीम, राइट, रेगुलर टैक्सेशन स्कीम। इसमें यह रहता है कि अगर आपने 115 बीएससी नहीं अपनाया तो आपको इंडिविजुअल को एज वाइज डिडक्शन, एज वाइज टैक्स रेट, टैक्स स्लैब फॉर इंडिविजुअल, यहां पे आपको नो एज वाइज बेनिफिट, नो एज वाइज बेनिफिट। ओ माय गॉड, यहां पे कोई एज वाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पे कोई एज वाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने 115 बीएससी नहीं अपनाया तो आपको एज वाइज बेनिफिट मिलेगा। आपको याद हो 60 साल, 80 साल, सीनियर सिटीजन, सुपर सिटीजन, और यह नो एज वाइज बेनिफिट। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई एज वाइज कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने 115 बीएससी अपना लिया तो आपको एज वाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा, एज वाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। सभी एसएससी के लिए कॉमन टैक्स रेट, कॉमन टैक्स स्लैब, पहला बहुत बड़ा अंतर, राइट। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। अगर आप रेगुलर टैक्सेशन स्कीम में जाते हो तो आपको 60 साल से ऊपर पे सीनियर सिटीजन पे 3 लाख तक का बेनिफिट, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 20%, 10 लाख तक 10 से ऊपर 30%, 80 साल से ऊपर हो 5 लाख तक नील, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, उससे ऊपर 30%। दोस्त अगर आप 115 बीएससी अपनाते हो तो आप 60 साल के हो, 80 साल के हो, 40 साल के हो, सब पर एक जैसा है, कोई बेनिफिट नहीं। यहां पे ऑल डिडक्शन अवेलेबल, यहां पे आएगा, अभी बताऊंगा, मैक्सिमम डिडक्शन नॉट अवेलेबल, मैक्सिमम डिडक्शन नॉट अवेलेबल, चेक कर लेना, मैक्सिमम डिडक्शन नॉट अवेलेबल। यहां पे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड रूल एप्लीकेबल, यहां पर नो सेट ऑफ, याद करो सेट ऑफ का चैप्टर, नो सेट ऑफ, नो ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड रूल एप्लीकेबल। मतलब आपको सेट ऑफ नहीं करने देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड को एडजस्ट नहीं करने देंगे। मेट का रूल की बात करूं, मेट के रूल की बात करूं, यहां पे 115 जेसी अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है, यहां पे नो, और उसका क्रेडिट भी अवेलेबल है, और उसका क्रेडिट भी अवेलेबल है। यहां पे नो एएमटी एप्लीकेबल, राइट, नो यहां पे एप्लीकेबल। यहां की स्लैब सिस्टम, यहां की स्लैब सिस्टम क्या है दोस्त, वो सबसे खास बात है। यहां की टैक्स स्लैब सिस्टम, टैक्स स्लैब ऑन रूटीन इनकम। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो स्पेसिफाइड टैक्स की रेट है, स्पेसिफाइड टैक्स की रेट है
मतलब जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स पे 15%, कैजुअल इनकम पे 30%, अनडिस्क्लोज पे 60%, सरचार्ज सब सेम है। लिखूंगा मैं यहाँ पे सर, यहाँ पे टैक्स की स्लैब क्या है, यहाँ पे टैक्स की स्लैब क्या है, 0 से लेके 2.5 लाख तक टैक्स नील, 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक 5% या 2.5 लाख रुपए की इनकम बढ़ेगी और टैक्स की रेट 5% से बढ़ेगी। चेक कर ले, 2.5 से 7.5, 7.5 लाख 7,50,000 1 से लेके 10 लाख तक 15%, 10 लाख 1 से लेकर 12.5 लाख तक 20%, 12,50,000 1 से लेकर 15 लाख तक 25%, और 15 लाख 1 से लेकर 20 लाख तक नहीं, राइट, 15 लाख ऊपर ऊपर ऊपर, नॉट एक एबो एंड एबो 30%। और दोस्त उसके ऊपर वही 4% एजुकेशन सेस, एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस 4%, सरचार्ज सेम, स्पेशल रेट इनकम में कोई चेंज नहीं, स्पेशल रेट इनकम पर सेम। मतलब सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन 111A 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 10%, फ्लैट कैजुअल इनकम लॉटरी घुड़दौड़ 30%, और अनडिस्क्लोज इनकम ऐसी इनकम जो अनडिस्क्लोज्ड है 60%, उसमें कोई चेंज नहीं। तो क्या सेम बातें हैं, क्या दोनों में सेम पॉइंट है, 115 BAC और 115 BAC नॉट, दोनों में सेम बातें क्या है? टैक्स रेट ऑन स्पेशल रेट इनकम, राइट, जो अपन ने भी ऊपर पढ़ा। दूसरा सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी, इसका मतलब दो बातें सेम है कि टैक्स रेट ऑन स्पेशल रेट इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट, कैजुअल इनकम, और इधर बात करें अनडिस्क्लोज इनकम, इन पर सेम रेट है। सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी सेम। एक बार इतने पॉइंट को जरा रिव्यू कर लो जरा। अच्छा, इन पर टैक्स की रेट वही है 2.5 लाख, इन पर टैक्स की रेट क्या लगेगी? बिलो 60 ईयर्स, बिलो 60 ईयर्स, बिलो 60 ईयर्स अप टू 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, और एबोव 10 लाख 30%। याद करें, यहाँ पे बात करें 60 एंड एबोव अप टू 80 तक
अप टू 3 लाख तक नील, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% और एबोव 10 लाख 30%। अच्छा, वो हायर एजुकेशन से सरचार्ज सबसे आपको मालूम है 80 ईयर्स एंड एबोव, 80 ईयर्स एंड एबोव, 80 ईयर्स एंड एबोव अप टू 5 लाख तक नील। याद है आपको इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए तो स्लैब सिस्टम एक ये पहली वाली है। चलो दोस्त, तो यहाँ पे ये जो पहली वाली टैक्स रेट है ये एचयूएफ प्लस इंडिविजुअल को लगेगी। ये इंडिविजुअल को लगती है जिसकी एज का, आपको याद है ना एचयूएफ में कोई एज वाइज बेनिफिट नहीं है, ये भी इंडिविजुअल के लिए। एचयूएफ में कोई एज वाइज बेनिफिट नहीं है ना, ये इंडिविजुअल है। 5 लाख तक नीले दोस्त, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक सीधे 20% और एबोव 10 लाख 30%। अब दोस्त यूं देखें तो मोटा मोटी 115 बीएससी पे आपका कंपैरिजन हो गया। अब बात यह कि चैप्टर वाइज 115 बीएससी अपनाने में कौन सी डिडक्शन मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी, चैप्टर वाइज कौन सी डिडक्शन मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी वो देखना पड़ेगी। अच्छा, चैप्टर 6A की डिडक्शन तो मिलेगी ही नहीं, मतलब यहां पे अगर मैं बोलूं मैक्सिमम तो यहां पे राइट, यहां पे 80C से लेकर 80U नॉट, राइट, और यहां पे 80C से लेकर 80U यस। बहुत बड़ी बात थी, चेक कर लें। सेक्शन 115 बीएससी ऑप्टेड की नहीं ऑप्टेड। अगर आप 115 बीएससी नहीं अपना रहे हो तो रेगुलर टैक्सेशन की स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एज वाइज बेनिफिट मिलेगा, 80C से 80U की डिडक्शन मिलेगी, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड के रूल लगेंगे, आपको 115 बी जेसी एएमटी के रूल लगेंगे, उसका क्रेडिट मिलेगा, सब मिलेगा। अगर आपने 115 बीएससी अपनाया तो नो एज वाइज बेनिफिट, कॉमन टैक्स स्लैब, कौन सी कॉमन टैक्स स्लैब, ये रही। मैक्सिमम डिडक्शन नॉट अवेलेबल, 80C 80U तक नहीं मिलेगी, नो सेट ऑफ, नो ब्रॉड फॉरवर्ड, नो कैरी फॉरवर्ड, नो एमटी इज एप्लीकेबल। अब दोस्त सबसे बड़ी बात है कि अब अगर 115 बीएससी अपनाते हैं तो चैप्टर वाइज कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी, चैप्टर वाइज कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। तो चैप्टर वाइज कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी ये हम चैप्टर के साथ बात करेंगे। if assessee opted 115 BSc, then following chapter wise deduction, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम, then following
चैप्टर वाइज डिडक्शन नॉट अवेलेबल। पहला, सबसे पहले सैलरी है। सैलरी हेड में क्या क्या नहीं मिलेगी? बहुत सारी डिडक्शन नहीं मिलेगी। एलटीसी नहीं मिलेगी, लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, राइट, हेल्पर अलाउंस नहीं मिलेगा। ये मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हेल्पर अलाउंस नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलेगा, राइट, एकेडमिक अलाउंस नहीं मिलेगा, मतलब ये अलाउड नहीं होंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ नहीं मिलेगा। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये पर मंथ नहीं मिलेगा, राइट। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपये पर मंथ नहीं मिलेगा। फूड अलाउंस 50 रुपये पर डे नहीं मिलेगा, राइट, ये नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, पीटी ये नहीं मिलेंगे। सेक्शन 16 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। केवल मिलेगी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कौन सी मिलेगी? 115 BAC अपनाने पर भी, राइट, कौन सी मिलेगी? विच डिडक्शन, विच अलाउंस अवेलेबल? ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो डम डी फॉलो को 3200 रुपये तक मिलता है, ओके। कन्वेंस अलाउंस, राइट, वो मिल जाए। तो कुछ छोटे मोटे अलाउंसेस अवेलेबल हैं, बाकी मैक्सिमम तो मना कर दिए। कुछ छोटे मोटे अलाउंस अवेलेबल है, बाकी मैक्सिमम तो मना कर दिए। अगर आप 115 BAC अपनाते हो तो ये नहीं मिलेंगे, सैलरी हेड में ये नहीं मिलेंगे। हाउस प्रॉपर्टी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी हेड में बात करूं, हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? तो दोस्त, मैंने चैप्टर वाइज भी पूरा बना रखा है कि अगर आपने 115 BAC अपनाया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान पर, सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान पर, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर IOL नहीं अवेलेबल है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर नहीं अवेलेबल है। बट ध्यान देना दोस्त, बट रेंटेड हाउस पर IOL अवेलेबल होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे नहीं होगा, लेट आउट पर अवेलेबल होगा। ध्यान देना दोस्त, अगर यहाँ पे अगर आपने ये अपना लिया तो आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड नॉट अवेलेबल। मतलब आपको हाउस प्रॉपर्टी का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट करना, सेट ऑफ करना, कैरी फॉरवर्ड करना, ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने सेक्शन 115 BAC अपनाया, इफ 115 BAC ऑप्टेड, मैं आपको चैप्टर वाइज भी दे रहा हूं। बिजनेस प्रोफेशन की बात करूं दोस्त, अगर मैं बिजनेस प्रोफेशन की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस प्रोफेशन में, राइट, 115 BAC अपनाते हो, ऑप्टेड है, तो नो एडिशनल
depreciation allowable, no additional depreciation allowable. जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था वो नहीं मिलेगा, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था वो नहीं मिलेगा, ध्यान देना दोस्त, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. बट routine depreciation as per section 32 available. रूटीन डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 अवेलेबल. ये दोस्त मैंने सब शॉर्ट की बना रखी है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाए दोस्त, राइट. Section 35 AD and other many section deduction not available. Section 35 AD की भी नहीं मिलेगी, but routine depreciation is allowed. कैपिटल गेन एड पे सेक्शन 115 बीएससी का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है. सेक्शन 115 बीएससी का कैपिटल गेन पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है दोस्त. कैपिटल गेन में से कोई डिडक्शन थी नहीं. अदर सोर्सेस में भी कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं दिख रही है 115 बीएससी की बात यहाँ पे, राइट. अब आते हैं डिडक्शन. तो डिडक्शन चैप्टर 6A सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, सेक्शन 80C से 80U तक नॉट अवेलेबल, कुछ भी नहीं मिलेगी दोस्त. केवल कुछ डिडक्शन मिलेगी एक्सेप्ट सम सेक्शन, कुछ सेक्शनों को छोड़ के नहीं मिलेगी. बाकी आपको कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी. सिर्फ कुछ एक सेक्शनों पे ही आपको डिडक्शन अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है दोस्त. ये मोटा मोटी आपका काम कंप्लीट. टीडीएस में ध्यान देना दोस्त, 115 भी एसी का कोई मतलब नहीं है. टीडीएस पे कोविड डेट का बहुत बड़ा लफड़ा है. कोविड डेट 14/5/2020 से 31/5/2021 के बीच में आपको टीडीएस की रेट में 25% से कम कर दिया है. जब 10% थी 7.5%, 1% थी 0.75%, 2% थी 1.5%, 5% थी 3.75%. टीडीएस के लिए मैंने पहले भी बोला है कि मेरे करीब आप फुल लेक्चरों को लेना जिसमें मैंने पूरे चीज़ों को समझाया है. बहुत सारे नए सेक्शन जुड़े हैं उसमें, राइट. 194K, 194O ई कॉमर्स ऑपरेटर, म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर को दिया गया है. 194M में भी आपका है, 194N कैश विड्रॉल, ऐसे तमाम सेक्शन है. टीसीएस में एक बड़ा अमेंडमेंट है 206(1)(h)(1)(g), राइट. वो सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. बट दोस्त अभी हमारा बेसिक का पॉइंट था, दिस इज योर बेसिक अमेंडमेंट लेक्चर. मोटा मोटी अगर मैं बेसिक अमेंडमेंट लेक्चर को अगर 1 मिनट के लिए रिपीट करूं तो फटाफट देखना. इसके बाद अगला लेक्चर आएगा आपका जो अमेंडमेंट का आएगा, जो मैं बनाऊंगा वो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पे अमेंडमेंट जो हुआ है सेक्शन 6(1)(a) में डीम्ड रेसिडेंट और रेसिडेंशियल स्टेटस की जो एक्सेप्शनल कंडीशन थी उसमें क्या बदलाव हुआ है वो हम रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मैं अगली एपिसोड में लूंगा. तो मेरे दोस्त अभी हमने आज बेसिक कंसेप्ट पे देखा कि अभी हमारा प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 में क्या अमेंडमेंट हुआ है. फाइनेंस एक्ट 2020 में जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बदलाव किए वो क्या थे. ये एप्लीकेबल होंगे मई नवंबर 21 एग्जाम में, सीएस में जून 21 दिसंबर 21, सीए में इंटर में जून 21 दिसंबर 21 में. इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं वो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो बजट में हुए वो, जो ऑर्डिनेंस पास किया गया कोविड के समय वो, और जो ओल्ड फाइनेंस एक्ट पहले इसके बने हुए थे जो एप्लीकेबल हुए अब 2020-21 में वो. पहला अमेंडमेंट हुआ था 87A रिबेट जो कि आपको इंडिविजुअल रेसिडेंट व्यक्ति को मिलता है. एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस. टैक्सेशन ऑन कंपनी स्टेटस प्रीवियस ईयर 18-19,
टर्नओवर 400 करोड़ से कम है 25%, अदर कंपनी 30%। ऑप्शनल दिया गया है 2019 से 2023 के बीच में अगर कोई नई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेवलप हुई है, मैन्युफैक्चरिंग इनकम पर 15%, अदर कंपनी 22%, पर अगर इस सेक्शन को अपनाते हो तो बहुत सारी डिडक्शन नहीं मिलेगी, याद रखना। अदर सोर्सेज में डिविडेंड टैक्सेबल हो चुका है। सरचार्ज इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई पर ये टैक्स सरचार्ज की लिमिट है, पर याद रखना इनहेंस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम ऑल्सो। लेटस टेक बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ में लेके मैंने बताया। 115 BSC इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इट इज एन ऑप्शनल स्कीम, टैक्सेशन रेट स्कीम। इसमें टैक्स रेट स्लैब सिस्टम 5% से बढ़ता है, राइट, लेकिन इनकम 2.5 लाख से बढ़ती है। मैक्सिमम टैक्स की रेट 30% है। इट इज एन अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम। ये फॉरेन टैक्सेशन स्कीम को इंडिया में डंप किया गया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाने के बदले। उन व्यक्तियों को जिनको डिडक्शन नहीं चाहिए, वो व्यक्ति जो ज़्यादा डिडक्शन नहीं लेते हैं, वो व्यक्ति जो सीधे इनकम कमा के टैक्स भरना चाहते हैं, उनके ऊपर 115 BSC अपनाया जा सकता है। 115 BSC अपनाने के लिए आपको रिटर्न भरने के पहले असेसिंग ऑफिसर को प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कौन सा सेक्शन अपनाते हो। अदर देन बिजनेस इनकम है तो आप हर साल स्कीम को चेंज कर सकते हो, एवरी ईयर स्कीम चेंज पॉसिबल है। पर अगर बिजनेस इनकम है तो एक बार आपने अपना लिया तो वही अपनाते रहोगे, वो बार बार चेंज नहीं होगी। सब्सिक्वेंट ईयर में भी ऑटोमेटिकली अपना लिए जाएंगे। एक बार लाइफ टाइम में आप बाहर आ सकते हो, लेकिन वापस अंदर चले गए तो फिर नहीं जाओगे। ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट 21-22 में, नॉन ऑडिटेड के लिए 31 जुलाई, ऑडिटेड असेसी के लिए 31 अक्टूबर और ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी सेक्शन 92E के लिए 30 नवंबर। राइट, 115 BSC अपनाने में सबसे पहली बात है कॉमन टैक्स रेट लगेगा। नो एज वाइज बेनिफिट, नो एज वाइज बेनिफिट, नो एज वाइज बेनिफिट। सेक्शन 80C से 80U नहीं मिलेगा। नो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, नो MT एप्लीकेबल, नो क्रेडिट अवेलेबल। टैक्स की स्लैब ये रही 5% से बढ़ रही है। इनकम 2.5 लाख से बढ़ रही है। एजुकेशन सेस वही है, सरचार्ज की रेट वही है, स्पेशल रेट से लगने वाली इनकम पर टैक्स की रेट वही है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप रूटीन टैक्सेशन स्कीम में जाते हो जहां आपने सेक्शन 115 BSC अपनी नहीं अपनाया, एज वाइज बेनिफिट मिलेगा 2.5 लाख तक, 2.5 लाख 60 साल की एज तक 2.5 लाख तक की छूट, 60 साल से ऊपर पे 80 साल तक 3 लाख की छूट और 5 लाख से ऊपर 80 साल से ऊपर पर 5 लाख तक की छूट है। सारी डिडक्शन मिलेगी। एजुकेशन सेस वही 4%, सरचार्ज वही रेट है और स्पेशल रेट की इनकम पर वही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सेम है, सेम। टैक्स रेट ऑन स्पेशल रेट इनकम, सरचार्ज की बात करूं तो इसमें सेम है, दोनों में कोई 115 BSC और इसमें दोनों में सेम लगेंगे। इफ द असेसी ऑप्टेड 115 BSC चैप्टर वाइज डिडक्शन नॉट अवेलेबल। ये रही आपको डिडक्शन। LTC, HR, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, फूड अलाउंस, SDPT, EA सेक्शन 16 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। केवल ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय अलाउंस मिलेगी। डंप आदमियों को कन्वेंस मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान पर इंटरेस्ट लोन की छूट नहीं मिलेगी, पर रेंटेड पे मिलेगी। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का लॉस नहीं मिलेगा। बिजनेस प्रोफेशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, राइट, और सेक्शन 35 AD एंड अदर मेनी डिडक्शन नहीं मिलेगी, पर रूटीन डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 मिलेगा। चैप्टर 6A में अगर मैं बातचीत करूं अगर आपके साथ में, तो चैप्टर 6A में आपको बहुत सारी डिडक्शन नहीं मिलेगी दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब आपको हर चैप्टर वाइज 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटे जो चैप्टर वाइज अमेंडमेंट हुए हैं वो आपको वहाँ पे मैं फिर बताऊंगा। उसमें 115 BSC का चैप्टर वाइज ये सारी डिडक्शनों का फिर जिक्र करूंगा। तो जब मैं चैप्टर वाइज की बात करूंगा तो दोस्त चैप्टर वाइज डिडक्शन में 115 BSC का क्या इम्पैक्ट है और चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं इसके बारे में हम फिर रूबरू होंगे। अभी के लिए इतना, लेकिन मैं आपको जब अमेंडमेंट की लिस्ट दूंगा तो सारे चैप्टर वाइज भी उसमें क्लब करके दूंगा। बट याद रखना TDS TCS को आपको पूरा पढ़ना है। अदर देन TDS TCS चैप्टर वाइज डिडक्शन आपके पास आते रहेंगे दोस्त, प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।